आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा होता है और आपके काम की होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अखबार की और आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरें। जी हां, पहली खबर की हम बात कर लेते हैं। 2 दिन में खत्म हो सकता है किसान आंदोलन, पंजाब के 32 जत्थेबंदी वापसी को तैयार है और अब कहा गया है कि कोई बहाना नहीं बचा है और बुधवार को यानी कल एक अहम बैठक होने वाली है। तो केंद्र सरकार के तीनों कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन 2 दिन में खत्म हो सकता है। आपको बताते चले, सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक हुई। इसमें घर वापसी के लिए सहमति बनी है। हालांकि अंतिम फैसला 1 दिसंबर को लिया जाएगा। तो 1 दिसंबर को अंतिम फैसला आएगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन के अंदर आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं की जाएगी। तो अब कानून वापसी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि 2 दिन के अंदर यह आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला 1 दिसंबर को लिया जाएगा, जिसमें बैठक होगी और तभी पूरी तरीके से निर्णय लिया जाएगा और स्थिति साफ हो पाएगी। तो कल पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक होती है, जिसमें कहा गया है कि अब कोई बहाना नहीं बचा है, लेकिन अब 1 दिसंबर को जो बैठक होगी उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन हलचल इसी बीच तेज हो चली है और कहा जा रहा है कि 2 दिन में खत्म हो सकता है किसान आंदोलन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, लगातार आप देखिए 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा था और किसानों ने साफ कह दिया था कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे, लेकिन अब कानून वापसी हो गई है और कल 32 जत्थेबंदियों की बैठक होती है। कहा जा रहा है कि 2 दिन के अंदर किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर एक ऐसा बिंदु पॉइंट है जहां पर किसान आंदोलन की जो सबसे पहली जो सीढ़ी है वो यहीं से शुरू होती है और ये जो 3 कृषि कानून जो हैं वो दिल्ली की दहलीज भी यही दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर ही लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है। और कल जो अहम बैठक यही हुई है कि जो कल 3 कृषि कानूनों को जो रद्द किया गया सरकार की तरफ से, तो पूर्ण तरीके से जब रद्द किया गया तो किसानों के अंदर एक खुशी का माहौल दिखाई दिया। और लगातार आपको बता दें कि जो 4 तारीख की एक अहम बैठक रखी गई थी उसको रद्द कर 1 तारीख रखी गई है, यानी कि कल। अब कल जो है 1 तारीख जो है वो बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अभी जो है यही पता लग रहा है कि जो गुप्त सूत्रों के हवाले से कि कुछ किसान जो अपने घर वापसी जरूर जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन शुरू हुआ था और 3 कृषि कानून सरकार ने वापसी लेने के बाद किसानों के खुशी के जो चेहरे हैं वो दिखाई दे रहे थे और इस बात को लेकर किसान कहीं ना कहीं जरूर खुश हैं। लेकिन जो किसान नेता है उनकी कल बैठक होने वाली है और इस बैठक में कहीं ना कहीं लगता है कि ऐलान बड़ा हो सकता है। अभी तक जो है ऐलान सिर्फ जो है यही हुआ है कि जो कल बैठक होनी है वो काफी बड़ी बैठक होगी, अहम बैठक है ये, क्योंकि ये आंदोलन जो है वो ऐतिहासिक आंदोलन है और इस आंदोलन को अगर बात करें तो नजरिया जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय एक 9 महीने का आंदोलन चला था। बिल्कुल लाजपत, मैं आपको रोकना चाहूंगी लाजपत, हमारे साथ किसान नेता आजवाद पालवा जी जुड़ गए हैं। आजवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जिस तरीके से लगातार 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन के अंदर आंदोलन खत्म हो सकता है, क्या कहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेती सरकार जी, एमएसपी की गारंटी हमें दे सरकार, और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 1-1 नौकरी और उचित मुआवजा, जिन किसानों पर मुकदमा दर्ज है उनकी मुकदमा वापसी,
जो लखीमपुर खीरी के दोषी है घटना के अजय मिश्र टोनी, उसकी गिरफ्तारी और मंत्री पद से बर्खास्त की। ठीक है, इन मांगों को अगर सरकार मांग लेती है तो आंदोलन तो आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन आजाद जी हमारी मांगे, आजाद जी जब आंदोलन 1 तारीख की मीटिंग है, आजाद जी जब आंदोलन शुरू हुआ था उसमें ये सभी निर्णय लिए जाएंगे, आगे क्या कार्रवाई, क्या हमारी रूपरेखा होगी। ठीक है आजाद जी, जब आंदोलन शुरू किया गया था तब कहा गया था कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। आपकी प्रमुख मांग कानून वापसी ही थी, तो अब वो चीज हो चुकी है। एमएसपी की थी। देखो, अगर ये आंदोलन नहीं होता, क्यों हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज होते, क्यों हमारे किसान भाई शहीद होते, इसलिए आंदोलन के साथ साथ मांगे तो जुड़ जाती है। ठीक है आजाद जी, क्या बैठक से बातचीत नहीं हो सकती? बातचीत से हल नहीं निकल सकता है आजाद जी? बातचीत से हल नहीं निकल सकता है? प्रमुख मांग आपकी मान ली गई। तैयार है किसान, सभी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी तो ना टाइम बताया, ना समय बताया, ना जगह बताई है सरकार ने। सरकार जगह, टाइम और समय बताए कहां पर बातचीत करने के लिए करना चाहती है। बातचीत के लिए किसानों ने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, वो भी सरकार ने बंद किए हुए थे। किसान तो चाहते हैं बातचीत से समस्या का लो, लेकिन किसानों से बातचीत ही नहीं करना चाहती सरकार। लेकिन आजाद जी, आप लोगों की मांगे तो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कौन सी मांग बनाई है? ये तो हमारी पुरानी मांग थी। एमएसपी की तो आज की नहीं, 1966 की मांग है। एमएसपी दिया जाए लागत अनुसार। कमेटी बनाने की बात की जा रही है आजाद जी, कमेटी बनेगी इसको लेकर के? कमेटियों क्या होता, कमेटी तो बनती रहती है, और पीछे भी कमेटी बनी थी। कमेटी में क्या हुआ? जब किसान आंदोलन पे बैठे, आंदोलनरत है, तो क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री देश का कहता है कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, तो जो सारी चीज है, तो फिर क्या दिक्कत है कानून बनाने में? अब लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो सरकार बना के दे दे, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है आजाद जी, यानी हम ये मान लें कि जब तक आपकी सारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा? हाँ, बिल्कुल जारी रहेगा जी आंदोलन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आजाद जी, हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लाजपत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किसान नेता आजाद जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 दिन में आंदोलन खत्म होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और जब तक उनकी सारी मांगे नहीं मान ली जाती है आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए 1 तारीख की जो बैठक है वो अहम बैठक और काफी बड़ी बैठक रहेगी। ये ऐतिहासिक बैठक होगी, क्योंकि ऐतिहासिक बैठक इसलिए कहेंगे कि इसमें जो भी फैसले लिए जाएंगे ये अहम फैसले होंगे, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को जो लेकर किसान बैठे थे, सरकार ने उनको रद्द कर दिया है। लेकिन अब किसानों की जो मांग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि किसानों ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द तो जरूर कर दिया सरकार ने, अभी जो है मांग लगातार जारी है। अभी देखिए, आपको बता दें कि जो इस आंदोलन से जुड़े हुए केस हैं उनको वापसी की मांग है, अभी जो एमएसपी की मांग है, अनेक तरह के जो मुद्दे हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए वो काफी बड़े हैं, और इन आंदोलन से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर काफी बड़ी चर्चा होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो आसपास का एरिया है, जो प्रभावित इस एरिया हुआ इस आंदोलन से, अभी वो ग्रामीण जो है वो भी इस बात को लेकर खुश है कि जो 3 कृषि कानूनों पर काफी लंबे समय तक, जो 1 साल का समय हो गया था जिसको लंबे समय तक खींचातानी रही, तो अब ये आंदोलन कहीं ना कहीं जो समाप्त की तरफ है। तो इस बात को लेकर आम आदमी भी खुश दिखाई दे रहा है। और इस बात को लेकर आपको बता दें कि जो कल बैठक हुई थी, जो 32 जत्थेबंदियों की थी, उनमें भी कहीं ना कहीं देर रात तक भी बैठक रही। रात को जो काफी लंबे समय तक बैठक रही है, जो है मीडिया के सामने भी बात कही गई है कि एक जो 4 तारीख थी जो अहम बैठक की रखी गई थी, लेकिन उसको स्थगित करके 1 तारीख रख दी गई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 1 तारीख भी जो ऐतिहासिक तारीख होगी, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि इतना बड़ा आंदोलन आज तक देश में नहीं चला है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चला था, जो किसानों ने एक फैसला लिया था और उस फैसले को कहीं ना कहीं सरकार ने मान लिया और उस बात को मानकर तीनों कृषि कानूनों को वापसी ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि किसान जो है धरती पुत्र हैं, दाता हैं, जिन्होंने ये मांग रखी थी और इस मांग को कहीं ना कहीं सरकार ने जरूर वापसी ले लिया है। लेकिन अभी किसान जो है, कुछ किसान जरूर हैं जो कि वापसी घर जाने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी ये जो है 1 तारीख को जो है आने वाला वक्त बताएगा कि कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे, कौन सी बातों पे चर्चा होगी। ये जल्दबाजी होगी, लेकिन काफी बड़े फैसले जरूर लिए जा सकते हैं। गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा है, क्योंकि काफी बड़ी बैठक है ये।
ऐतिहासिक बैठक है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के समय जो आंदोलन चला था वो 9 महीने चला था, ये 12 महीने आंदोलन चला है। तो ये आंदोलन जो है ऐतिहासिक आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है। आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखने को मिला। ये आंदोलन बिल्कुल जो किसानों ने संयम और शांति से जो जीता है, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि जितना संयम और शांति जो किसानों ने दिखाई है, इसी बात को लेकर मद्देनजर रखते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी ले लिया। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसानों के अंदर भी खुशी है और सरकार के अंदर तो है ही है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो 1 तारीख को जो आने वाला वक्त है वो काफी बड़ा है, होने वाला है। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ लाजपत, ये जो आने वाली बैठक है इसमें कौन कौन शामिल होने वाला है? लगता है संपर्क टूट गया है। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब हम रुख कर लेते हैं दूसरी खबर का। भाजपा प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का मंथन हुआ है। आपको बताते चले, सीएम ने प्रदेश प्रभारी, संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक करी है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम बोले हैं कि अभी सस्पेंस रहने दो। आपको बताते चले, प्रदेश में भाजपा संगठन से लेकर के सरकार तक में हलचल तेज हो चुकी है, जिसे मनोहर कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल से जोड़ा जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व लगातार गोपनीय तरीके से इस पर मंथन करता नजर आ रहा है। इससे पहले सीएम की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बातचीत हुई है। तो आपको बताते चले, मंत्रिमंडल विस्तार को लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि कई फेरबदल हो सकते हैं। तो वहीं जब सीएम से बातचीत की गई तो सीएम ने कहा कि जो सस्पेंस है उसे अभी बना रहना चाहिए, क्योंकि लगातार आपको बताते चले गोपनीय तरीके से कई बैठकों का दौर भी जारी है। शीर्ष नेतृत्व लगातार गोपनीय तरीके से बैठक कर रहा है। तो वहीं सीएम ने प्रदेश प्रभारी, संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी बैठक करी है। तो आपको बताते चले, भाजपा प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का मंथन भी लगातार जारी और इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। फेरबदल की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। प्रदेश में भाजपा संगठन से लेकर सरकार तक में हलचल तेज हो गई है, जिसे मनोहर कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल से जोड़ा जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व लगातार गोपनीय तरीके से इस पर मंथन कर रहा है। अक्सर मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल को टालने वाले सीएम मनोहर लाल भी अब इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी सस्पेंस जो है उसे बना रहना चाहिए। सस्पेंस उसी दिन खुलेगा जिस दिन घोषणा होगी। तो इसको लेकर के सस्पेंस तो लगातार बना हुआ है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं तेज होती दिख रही हैं। और हमारे साथ आशीष अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव एडिटर, जुड़ गए हैं। आशीष जी, लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के और फेरबदल को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, और जब सीएम से बातचीत होती है तो सीएम ने कहा कि सस्पेंस को बना रहना चाहिए। सस्पेंस उसी दिन खुलेगा जिस दिन घोषणा होगी। कुछ प्रकाश डालिए इस पर। बिल्कुल, देखिए, लगातार हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं वो तेज हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की दिल्ली में, उसके बाद चंडीगढ़ में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी और साथ ही साथ संगठन मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होती है। और इसके ठीक बाद कल जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत यही आ रहे हैं कि शायद जो मंत्रिमंडल विस्तार का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि जो हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार है वो जल्द होने की संभावना है, उसी को लेकर इन बैठकों को जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री मिलते हैं, उसके बाद चंडीगढ़ में तमाम जो शीर्ष नेता है उनकी बैठक होती है, और उसके बाद अब जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। हालांकि इस मुलाकात को जो प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, इसको एक औपचारिक और शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा था, क्योंकि उन्हें नई जिम्मेदारी दी है भाजपा ने। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही थी
कि शायद कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें थी उनके ऊपर भी चर्चा हुई हो। हालांकि इस बात की सीधे तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन अटकलें इसी कारण बढ़ गई हैं क्योंकि लगातार जो शीर्ष नेता हैं वो चाहे हाईकमांड से मिल रहे हैं, चाहे उनकी बड़े स्तर पर बैठकें हो रही हैं, और अब इसी बात का इंतजार है कि हरियाणा में कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं पर गौर किया जाए तो हरियाणा में 3 नए मंत्रियों को इस महीने शपथ दिलाने की तैयारी है। तो वहीं अगर बात की जाए जेजेपी की, तो जेजेपी से किसको मंत्रालय मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कोटे की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में दक्षिण हरियाणा से आने वाले एक मंत्री जो हैं उनको हटाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। लेकिन अभी परफॉर्मेंस का आकलन किया जा रहा है, ना सिर्फ ये दक्षिण हरियाणा से आने वाले एक मंत्री की बात है, बल्कि तमाम जितने मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस का लगातार आकलन किया जा रहा है। अगर दक्षिण हरियाणा से आने वाले एक मंत्री को हटाया जाता है तो उनकी स्थान पर दक्षिण हरियाणा से ही आने वाले किसी बीजेपी के नेता को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के कोटे से भी एक मंत्री बनना है, और कहीं ना कहीं जो देवेंद्र बबली हैं टोहाना से आते हैं, निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता था, और उनका भी जो अभी नाम है वो लगातार आगे चल रहा है रेस में। उसके अलावा अगर हम बात करें ईश्वर सिंह गुला से विधायक हैं, उनका नाम भी अभी रेस के अंदर है, लेकिन देखना यही होगा कि जो जजपा के नेता हैं, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बात करें, चाहे हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, या तमाम जो कोर टीम है उनकी बात करें, वो किस पर विश्वास जताते हुए किसके नाम पर मोहर लगाते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे चेहरे की बात करें तो वो एक फेरबदल होना है, वो देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या फेरबदल के अंदर निकलकर सामने आता है, भाजपा किसको बदलती है, या जजपा भी अपने जो मौजूदा राज्य मंत्री हैं अनूप धानक, क्योंकि ऐसी चर्चाएं थी कि शायद उन्हें भी बदला जा सकता है, लेकिन ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि वो लगातार पार्टी के लिए दौरे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इन सभी चीजों के ऊपर नजर जो है वो सभी की बनी हुई है। बिल्कुल, अगर बात की जाए आशीष जी फेरबदल की, या फिर बात की जाए परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो इसको लेकर के किस तरीके से बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि कमजोर मंत्री के पर कतरे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जो फेरबदल की बात है वो सिर्फ मंत्रियों तक ही सीमित नहीं है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विभागों में भी फेरबदल हो सकता है, और साथ ही साथ जो जजपा के पास अभी विभाग हैं, यानी कि जजपा के कोटे से जो मंत्री हैं उनके पास जो विभाग हैं, उनके भी विभागों में फेरबदल हो सकता है, ऐसी भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो सूत्र बताते हैं कि पूर्ण अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री को दे दिया है, और मुख्यमंत्री भी लगातार 2 बार जब उनसे सवाल किया गया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो उन्होंने यही कहा कि सस्पेंस है, बना रहने देना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं पूरा जो दारोमदार है वो मुख्यमंत्री के हाथों में है कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो हैं अब मंत्रिमंडल विस्तार को आगे बढ़ाते हैं, यही देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से तो मुलाकात कर ही चुके हैं, उसके बाद जो तमाम शीर्ष नेता हैं, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, प्रदेश प्रभारी की बात हो, या फिर संगठन मंत्री की बात हो, उनके साथ भी मुख्यमंत्री की चंडीगढ़ में बैठकें हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि आखिर कब जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हरियाणा में होगा, क्योंकि 17 तारीख से मैं आपको बताऊं कि 70 भी शुरू होने जा रहा है विधानसभा का, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 70 से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, और 70 में इस बार नए मंत्रियों के चेहरे देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बताते चले मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, तो वहीं कामकाज को लेकर के भी, परफॉर्मेंस को लेकर के भी यहाँ पर फेरबदल किया जा सकता है। और अब सभी की नजरें घोषणा पर टिकी हैं, क्योंकि जब सीएम
से बातचीत की गई तो सीएम ने भी साफ यही किया था कि सस्पेंस अभी बना रहने दीजिए और जिस दिन घोषणा होगी उस दिन सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन यहां पर 3 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है, ऐसी बात सामने आ रही है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। एचपीएससी डेंटल सर्जन स्कैम को लेकर के रणदीप सुरजेवाला ने विजिलेंस की रिमांड प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 48 नहीं 9 आरोपी काबू किए गए हैं और सीएम ने फिर से झूठ बोला है। तो आपको बताते चले, लगातार नौकरियों में जिस तरीके से धांधली हो रही है, ऐसे में रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि एक नेता सजा काट चुका है, दूसरा सरकार के सहयोगी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एचपीएससी में डेंटल सर्जन स्कैम के आरोपियों को जांच को दबाने के आरोप लगाए हैं। वास्तव में विजिलेंस मामले को दबाने के लिए आरोपियों की मौज करवाती रही है सरकार। विजिलेंस के 5 दिसंबर तक का समय है दोबारा रिमांड लेने का, परंतु जैसे एजेंसी ने अभी तक दोबारा कोई साक्ष्य नहीं पेश किया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सोमवार को नौकरियों में धांधलियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक नेता को नौकरियों में धांधली पर 10 साल की सजा हो गई है वाले बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक नेता सरकार के सहयोगी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में कांग्रेस की 12 दिसंबर की रैली को लेकर नूंह में विपक्ष आपके समक्ष है। अब नूंह में 26 दिसंबर को कार्यक्रम होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एचपीएससी डेंटल स्कैम घोटाले को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, विपक्ष लगातार हमलावर होता चला जा रहा है और रणदीप सुरजेवाला ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं विजिलेंस की टीम पर। जी बिल्कुल, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के महासचिव लगातार जो है प्रेस वार्ता करके आए दिन खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं और लगातार सत्ताधारी पक्ष को या फिर खट्टर सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विजिलेंस द्वारा पुख्ता सबूत जो है वो अदालत में पेश नहीं किए जा रहे, जिस वजह से आरोपी अनिल नागर, अश्विनी शर्मा और नवीन को जो है वो पुलिस रिमांड पर नहीं ले पा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सरकार जो है जितना ढीला रवैया अपनाए हुए इस मामले को लेकर, उनका साफ तौर पर नियति नहीं है कि वो इस मामले में की जांच ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाए। वो चाहते हैं कि इस मामले को किसी न किसी तरीके से रफा दफा करे। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक और खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि अभी जो वीडियो जो बिल्कुल रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता अरविंद भरद्वाज जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, एचपीएससी डेंटल सर्जन को घोटाले को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर हो रही है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और अब तो विजिलेंस के काम पर भी आरोप लगा दिए गए हैं, सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एचपीएससी डेंटल सर्जन स्कैम को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर होती नजर आ रही है। भर्ती घोटाले में लगातार सरकार पर वार किए जा रहे हैं। कभी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं आपको बताते चलें, अब विजिलेंस की रिमांड प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। तो यहां पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। एचपीएससी डेंटल सर्जन स्कैम के मामले में लगातार विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। और हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता अरविंद भरद्वाज जी जुड़ गए। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। अरविंद जी, एचपीएससी डेंटल सर्जन स्कैम को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब तो विजिलेंस की रिमांड प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। देखिए, एचपीएससी जो आप डेंटल वाला जो मामला बता रहे हैं, उसमें विपक्ष को सवाल उठाने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सरकार इस तरह के मामलों को लेकर पहले ही खुद बहुत संजीदा है और बड़ा सख्त कार्रवाई ये सरकार कर रही है। आज की जो वर्तमान सरकार है ये कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि जो अपराधियों को बचाए,
जो अपने चहेते जो इस तरह के जो लोग हैं जो गलत काम करते हैं उनको बचाव करने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार ने तो शुरू से ही बड़ा सख्त एख्तियार अपनाया है और जो भी दोषी हैं उस सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और आप देखिएगा अगर इसमें और भी लोग संलिप्त हैं तो वो भी पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त जो प्रणाली है हमारी चयन की वो देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है जी। तो ये विपक्ष के लोग तो किसी न किसी बहाने मुद्दा ढूंढते हैं सरकार को के खिलाफ बोलने का, परंतु ये सरकार पहले ही बहुत सख्त है और विपक्ष के पास अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा कि जो सरकार के खिलाफ बोल सके। लेकिन तो अरविंद जी यहाँ पर जांच को दबाने का भी आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर तक का समय था दूसरी बार जांच करने को लेकर के अभी तक, लेकिन कोई बात सामने नहीं आई है इसको लेकर। वो एक प्रक्रिया है, कानून जो प्रक्रिया है इसमें पुलिस और जुडिशरी हमारी अपना रोल प्ले कर रही है, उसमें सरकार का या हम लोगों का इस तरह से कोई इंटरफेयर नहीं होता। वो जिस तरह से जो कार्रवाई की गई है, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उस तरह से कार्रवाई जुडिशरी अपना काम कर रही है, उसको इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए। उसके काम पर तो विपक्ष को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमारा जो काम था इनको गिरफ्तार करना, अपराधियों के खिलाफ जांच करना और सख्त से सख्त जो मुकदमे दर्ज करना, वो सरकार कर चुकी है। अब आगे जुडिशरी अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं इस समय HPSC डेंटल सर्जन स्कैम के बारे में, जहां पर सरकार को लगातार विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। इस पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विजिलेंस की रिमांड जो चल रही है, जो रिमांड की प्रक्रिया है, उस पर भी अब सवाल खड़े कर दिए गए। तो वहीं आपको बताते चलें HPSC में डेंटल सर्जन स्कैम के आरोपियों को जांच को दबाने के भी आरोप लग रहे हैं। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम मनोहर से मिलने पहुंचे हैं कैप्टन। पंजाब के चुनाव और किसान आंदोलन पर चर्चा की गई है, लेकिन अमरिंदर का कहना है कि मैं तो कॉफी पीने आया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से उनके आवास पर मुलाकात की। कैप्टन 12:30 बजे सीएम आवास पर पहुंचे और उन्होंने सीएम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुलाकात के बारे में वो सिर्फ शिष्टाचार के नाते कॉफी पीने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने आए थे। हालांकि जानकारी मिल रही है कि दोनों ने आधे घंटे तक किसान आंदोलन और पंजाब चुनाव पर चर्चा करी है। तो आपको बताते चले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात करी है और इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो चुकी है। लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ यही कहा है कि राजनीति को लेकर के कोई चर्चा नहीं की गई है, मैं सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आया था। तो सीएम मनोहर से मिलने पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह और इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से उनके आवास पर मुलाकात की। कैप्टन 12:30 बजे आवास पर पहुंचे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात के बारे में कहा कि वो सिर्फ शिष्टाचार के नाते कॉफी पीने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने आए हैं। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि दोनों ने आधे घंटे तक किसान आंदोलन और पंजाब चुनाव पर चर्चा करी है। तो आपको बताते चले कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि किसान आंदोलन और पंजाब चुनाव पर चर्चा करी गई है। सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के चुनाव और किसान आंदोलन पर चर्चा करी गई है और अमरिंदर सिंह से जब बातचीत की गई इस मुलाकात को लेकर के तो उन्होंने यही कहा कि सिर्फ ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। और हमारे साथ आशीष जी जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। आशीष जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन और पंजाब चुनाव पर चर्चा की गई है। क्या मायने निकाले जाए इस मुलाकात के?
सीधे तौर पर राजनीतिक मायने ही समझ आ रहे हैं इस मुलाकात के, क्योंकि राजनीति के अंदर कोई भी जो मुलाकात है, भले ही उसको शिष्टाचार मुलाकात बताया जाता है, लेकिन जब भी दो बड़े नेता मिलते हैं और वो भी मुख्यमंत्री स्तर के, तो सिर्फ वो शिष्टाचार मुलाकात नहीं कही जा सकती। जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो स्वाभाविक हैं कि यहाँ इस मुलाकात के दौरान हुई हैं। भले ही वो पंजाब चुनाव की बात करें या किसानों से जुड़े मुद्दे की बात करें, या यूं कह लीजिए कि जिस तरीके से अब बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो स्वाभाविक मानी जा रही है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो मीडिया से हुई बातचीत में इसे शिष्टाचार मुलाकात ही बताया और सिर्फ इतना ही कहा है कि मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कॉफी पीने के लिए आया था। लेकिन कॉफी पीने के लिए इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी नहीं पहुंचे, ये समझने का विषय है। इससे पहले जब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह से हरियाणा के संदर्भ में बात हुई, तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो तलक तेवर ही हरियाणा को लेकर, चाहे वो पानी का मुद्दा था, चाहे वो बॉर्डर से जुड़े मुद्दे थे, चाहे किसानी से जुड़े मुद्दे थे, उस समय तलक तेवर ही दिखाते हुए नजर आते थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले, तो ना सिर्फ उनके तेवर नरम थे, बल्कि जो इस बार उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ा कुछ अलग बयान कर रही थी। तस्वीरों में भी अगर आप देखें कि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, दोनों आपस में कहीं ना कहीं गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं एक तरह से। और जो चर्चाएं हैं वो यहाँ तक हो रही हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से पंजाब में चुनाव होने जा रहा है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे तौर पर संकेत दे चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, इसलिए वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात से उन्होंने इनकार नहीं किया। तो ऐसे में ये इस मुलाकात को भी इन्हीं चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। जी आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और आपको बताते चले इस मुलाकात के कई सारे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन और पंजाब चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताते चले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गीता मैराथन से आपको बताते चले इसका आगाज हुआ है। 9 से मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो आपको बताते चले हर वर्ष कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस बार महोत्सव की शुरुआत गीता मैराथन से हुई है। इस मैराथन का शुभारंभ खेल मंत्री संदीप सिंह व विधायक सुभाष सुधा ने किया। मैराथन में देश भर के करीब 1500 धावकों ने हिस्सा लिया। इसमें पुरुष वर्ग की 10 किलोमीटर व महिला वर्ग की 5 किलोमीटर की मैराथन हुई। आज महोत्सव के आगाज के बाद 9 से 14 दिसंबर के बीच मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो आपको बताते चले गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद खूंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, हर वर्ष कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम 9 से 14 दिसंबर के बीच ही होंगे। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न हुई पावन गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में हर वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव विशेष तौर पर आयोजित किया जाता है। इसमें भारत ही नहीं और दूसरे देशों से भी लोग जुटते हैं। तो ऐसे में एक जहां मैराथन के साथ ये शुभारंभ किया गया, मैराथन में अन्य राज्यों से भी लोगों ने भाग लिया। तो इस तरह से जो गीता जयंती महोत्सव है, वैसे तो 2 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा। 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव होगा। 14 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा। वहीं 9 तारीख से 19 तारीख तक गीता जयंती महोत्सव के अन्य सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में जहां पर तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई है, वही कार्यक्रमों का भी आगाज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार का महोत्सव कैसे अलग होने वाला है, क्या कुछ खास होगा? सृष्टि, जैसा है कि आपको पता है कि पिछले 2 सालों से गीता जयंती महोत्सव के वो कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाए जिस तरह से पिछले बीते वर्षों में गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होते थे, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सिर्फ प्रतीकात्मक ही
गीता जयंती महोत्सव पिछले 2 सालों से आयोजित होते रहे, परंतु इस बार क्योंकि 2 वर्षों के बाद गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में जब प्रशासन की द्वारा तैयारियां की जा रही है, वह आम लोगों में भी गीता जयंती महोत्सव को लेकर विशेष उत्साह है। ऐसे में गीता जयंती महोत्सव के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल रवि, बिल्कुल विनोद, मैं आपको रोकना चाहूंगी और हमारे साथ हरियाणा सरकार के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा जी जुड़ गए हैं। मदन जी, जिस तरीके से गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है और सबसे पहले मैराथन से इसका आगाज किया गया, इस बार का महोत्सव कैसे खास होने वाला है? जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष कोविड के कारण से इस महोत्सव का स्वरूप छोटा किया गया था जी। इस बार जो इस महोत्सव को अपने पुराने स्वरूप के अंदर लाने का प्रयास है, कुछ कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा इस महोत्सव को मनाने की अनुमति दी गई जी, जिसका इंतजार जो है वो सारे देशवासी और हरियाणा के और कुरुक्षेत्र के वासी सारा वर्ष करते हैं जी। और जितने क्राफ्ट के लोग हैं जो सारा साल घर के अंदर सामान बनाते हैं जी, और किसी कारण से पिछले दिनों में उसे मार्केट ना होने के कारण से नहीं बेच पाए, उनके घरों में बहुत सारा सामान जो हमारे कुटीर उद्योग है, जो हमारे घर के अंदर जो हाथ से सामान बनाते हैं, वो नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका उत्साह इस बार देखने लायक है। और मैं आपको इस बार जो है जो विशेष है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन इस महोत्सव से जुड़ेंगे जी। वो किसी भी तरीके से जुड़े, ये अभी आ जाएगा हमारे पास पीएमओ से जी जी। ये इस बार हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और ये महोत्सव की जो खास बात है, इसके अंदर संस्कृति, कला, अध्यात्म, ज्ञान, श्रद्धा, हर भाव को समेटा हुआ इस महोत्सव ने समेटा है। और इसके अंदर जो आप ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की जो खूबसूरती है, जो तीर्थों के दर्शन हैं, भगवान ने जो कृष्ण का गीत यहाँ पर गाया जी जी, गीता का ज्ञान जो यहाँ पर गाया वो सारा ज्ञान दुनिया तक पहुंचे, इसका प्रयास हम लोग जो है वो पिछले वर्षों से करते आ रहे हैं। गीता महोत्सव तो 5000 से अधिक वर्षों से मनाया जाता आ रहा है, लेकिन 2016 से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जी। और हमारे प्रदेश के देश के संतों ने इस गीता के ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने के लिए अपने स्तर पर बहुत बड़े प्रयास पहले भी कर रहे थे, अब और बहुत तेजी से ये प्रयास शुरू हुए हैं। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए गीता को समझना आवश्यक है जी। इस दृष्टि से हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी इसके अंदर बहुत बड़ा उनका योगदान है जी। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की टीम, सारे हरियाणा सरकार, लोकल प्रशासन पिछले 1 महीने से इसकी तैयारियों में जुटा है, जिसके अंदर हमारे मेंबर सेक्रेटरी विजय दहिया जी, अमित अग्रवाल जी, ये लोग रूटीन के अंदर इसकी बैठक, इसकी मीटिंग्स ले रहे हैं जी। और इस उत्सव के अंदर जो सबसे बड़ी बात होने वाली है, अगर आप आएंगे, इसको अनुभव करेंगे यहाँ पर, तो हर व्यक्ति जो भी इस महोत्सव में आएगा आपको वो खुश दिखेगा जी। मदन जी बहुत बहुत खुशी है जीवन की, बिल्कुल, तो बहुत खास होने वाला है ये गीता महोत्सव। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर खबर हरियाणा पर अपनी बात रखने के लिए। तो इस बार का महोत्सव बेहद खास होने वाला है क्योंकि 2 साल कोरोना के चलते महोत्सव इतनी धूमधाम से नहीं हो पाया था और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस महोत्सव में हिस्सा लेने वाले हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जलंधर का श्याम सुंदर हत्याकांड की हम बात करते हैं, जहां पर पीड़ित परिवार का ऐलान है कि जितना इनाम पुलिस ने रखा है उतना ही हम देंगे। आईजी ने एसआईटी की बैठक भी ली है। तो आपको बताते चले, हरियाणा के जलंधर में श्याम सुंदर हत्याकांड को लेकर के सोमवार को हिसार रेंज के आईजी पुलिस राकेश कुमार रारा ने एसआईटी के साथ बैठक करी और उन्होंने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी पर मंथन किया और व्यापारियों से मुलाकात करी। इसी बीच पीड़ित परिवार ने भी आरोपियों का सुराग देने वालों को पुलिस द्वारा घोषित इनाम राशि के बराबर अपनी तरफ से इनाम देने का ऐलान कर दिया है। तो हम बात कर रहे हैं
श्याम सुंदर हत्याकांड की, जहां पर पीड़ित परिवार ने भी जितना इनाम पुलिस ने रखा है उतना ही इनाम घोषित कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, श्याम सुंदर हत्याकांड को लेकर के अब पीड़ित परिवार भी सामने आ गया और साफ तौर पर पीड़ित परिवार की तरफ से कह दिया गया है कि जितना इनाम पुलिस ने रखा है उतना ही इनाम पीड़ित परिवार भी देगा। क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईजी साहब ने, और देखिए जो मेन आरोपी है उन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, और जो दूसरे आरोपी थे जिन्होंने पहले जो है फिरौती मांगी थी 50,000 का, उन पर इनाम रखा गया है। और फिलहाल जो है पुलिस कड़े एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक जो है साफ तौर पर आईजी साहब का ये कहना था कि हमने जो है एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी जो है टीम गठित की है, सीए की बात की जाए या फिर एसपी लेवल की कमेटी गठित की गई है, उसको लेकर जो है लगातार छापेमारी जारी है। और फिलहाल जो है अभी जो परिजन है, जो व्यापारी थे, उन्होंने भी ये कहा है कि हमने भी जो है 2-2 लाख का इनाम देने की जो है हमने भी रखा है, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल परमजीत, जिस तरीके से हत्यारोपियों की गिरफ्तारी पर मंथन किया गया है, व्यापारियों से भी मुलाकात की गई है, आईजी ने एसआईटी की बैठक भी ली है, तो इस पर किस तरीके से चर्चा हो सकी है, कैसे हत्यारोपियों तक पहुंचा जाएगा? देखिए जो सीए की टीम है वो लगातार छापेमारी, जहाँ उनके ठिकाने हैं, जहाँ वो रहते हैं, छापेमारी जारी है। और फिलहाल जो है एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन देखिए सृष्टि, लगातार जींद जिले के अंदर दहशत का माहौल है, क्योंकि देखिए 25 फायर वहां किए गए थे, और जिसमें जो है एक जो श्याम सुंदर है उसकी मौत हो गई थी, और जिसका जो भतीजा है उसको गोली लगी थी। लेकिन पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो अभी जो है ये नया मामला है, ये तकरीबन 10 दिन पहले का मामला है, जब पिस्तौल के नोक पर व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी। तो जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये कहना है कि जो सरकार मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो संगठित जो है हरियाणा में गुंडाराज है, और जो है कानून व्यवस्था की कोई चीज भी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी दृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम बात कर रहे थे श्याम सुंदर हत्याकांड की, जिसमें पीड़ित परिवार ने भी ऐलान कर दिया है कि जितना इनाम पुलिस ने रखा है उतना इनाम पीड़ित परिवार भी देगा। और लगातार बात की जाए अगर आईजी की, तो वो एसआईटी के साथ बैठक कर रहे हैं कि कैसे हत्यारोपियों तक पहुंचा जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। बबलू पहलवान परिवार हत्याकांड की हम बात करते हैं। 90 दिन में पुलिस ने कोर्ट में पेश की है चार्जशीट। बेटे अभिषेक को बनाया गया है आरोपी, आपको बताया गया। आपको बताते चले, दोस्त को क्लीन चिट दे दी गई। हरियाणा के रोहतक जिले की झज्जर चुंगी स्थित विजयनगर की बाग वाली गली में 27 अगस्त को हुए बबलू पहलवान परिवार हत्याकांड में रोहतक पुलिस ने आज कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। महज 90 दिनों में चार्जशीट पेश करके पुलिस ने इस केस में इकलौते अभिषेक उर्फ मोनू को आरोपी बनाया है। आपको बताते चले, अभिषेक के लिविंग फ्रेंड को क्लीन चिट दे दी गई है। आज मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख 7 दिसंबर की तय की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, बबलू पहलवान परिवार हत्याकांड को लेकर के अपडेट सामने आया है, जिसमें बेटे अभिषेक को आरोपी बताया गया और दोस्त को क्लीन चिट मिल गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बबलू हत्याकांड की अगर बात करें तो इसमें परिवार के बेटे पर ही हत्या के आरोप लगे हैं, जिसमें अभिषेक नाम है युवक का, और उसके ऊपर ही आरोप लगाए गए थे कि इसने अपने परिवार के लोगों की 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी है, गोली मारकर हत्या कर दी। तो अभी जो है पुलिस ने इसमें चार्जशीट जारी कर दी है और अब जो है अगली तारीख शुरू हो जाएगी और उसके बाद ही जो कोर्ट का प्रोसीजर वो शुरू हो जाता है और उसके बाद ही कोर्ट जो है ये डिसाइड करेगा कि इस हत्याकांड में कितना अभिषेक का कितना रोल था। वही अभिषेक के वकील का साफ तौर पर कहना है कि वकील अभिषेक को ना पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया है और हाईकोर्ट में भी एक PIL डाली गई है कि निष्पक्ष इस मामले की जांच हो और CBI की जांच की भी उनके वकील मांग कर रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट की अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को जवाब तलब किया है कि किन किन बिंदुओं पर जांच की गई है, इन सभी तथ्यों की पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम बात कर रहे थे
बबलू पहलवान परिवार हत्याकांड के बारे में, जहां पर आपको बताते चले 90 दिन में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट तो पेश कर दी है और वहीं बेटे अभिषेक को मुख्य आरोपी बताया गया है और दोस्त को क्लीन चिट दे दी गई है और अब 7 दिसंबर को अगली तारीख तय की गई है। अब वो कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा में बुजुर्गों की जेब खाली है। नवंबर में 28 लाख लोगों को सम्मान भत्ता नहीं दिया गया है। अधिकारी बोले हैं कि बजट ही नहीं है तो कैसे भत्ता दिया जाए। हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लेने वाले बुजुर्गों की जेब इस बार खाली है। नवंबर महीना बीतने में एक दिन बचा हुआ है। अभी तक सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के लिए बजट जारी नहीं किया है। करीब 28 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। 2 दिनों में पेंशन खातों में नहीं आई तो फिर बुजुर्गों को 17 से 20 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस बार आपको बताते चले हरियाणा में बुजुर्गों की जेब पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि नवंबर में 28 लाख लोगों को सम्मान भत्ता नहीं मिला है और लगातार हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लेने के लिए बुजुर्ग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शायद इस बार उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक बजट जारी नहीं किया गया है। बुढ़ापा पेंशन के लिए बजट अभी जारी नहीं हुआ है। करीब 28 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो बड़ी बात आपको हम ये बता रहे हैं कि 28 लाख लोग इससे प्रभावित हैं जो इंतजार कर रहे हैं पेंशन का। और आपको बताते चले कि अगर 2 दिनों में पेंशन खातों में नहीं आई तो फिर बुजुर्गों को 17 से 20 दिन और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। तो हरियाणा में बुजुर्गों की जेब इस बार खाली नजर आ रही है। और अब हम बात करेंगे ऐसी खबर की जो आपके लिए बेहद जरूरी है और साथ ही साथ आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। फिर से कोरोना डराने के लिए आ गया है। प्रदेश में 14 दिन में एक्टिव केस 120 से बढ़कर 143 हो चुके हैं। तो आपको बताते चलें लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है और साफ तौर पर मास्क का इस्तेमाल भी करना है। तो एक बार फिर से कोरोना डराने के लिए आ गया है। प्रदेश में 14 दिन में एक्टिव केस 120 से बढ़कर के 143 हो चुके हैं। 2 हफ्ते में सक्रिय मरीज 19.16% बढ़े हैं। फरीदाबाद में 3 गुना मरीज हो चुके हैं। तो वहीं नए वेरिएंट ने भी चिंता बढ़ा दी है। आपको बताते चले नए वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में आप सभी को भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करना है और 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी हुई है और ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नए वेरिएंट ने तो चिंता बढ़ाई है, साथ ही साथ कोरोना ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। फरीदाबाद में 3 गुना हो चुके हैं आंकड़े। तो वहीं आपको बताते चले 14 दिन में एक्टिव केस 120 से बढ़कर के 143 हो चुके हैं। तो एक बार फिर से कोरोना डराने के लिए आ गया। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन पूरी तरीके से करना है, मास्क का इस्तेमाल करना और 2 गज की दूरी का भी पालन करना है, क्योंकि लगातार त्योहारों के दिनों में लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और आपकी लापरवाही कहीं ना कहीं आपके लिए ही भारी पड़ सकती है। इसलिए इस समय आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और आप सभी को डराने के लिए कोरोना आ गया है। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है, क्योंकि अगर फरीदाबाद की हम बात करते हैं तो फरीदाबाद में 3 गुना हो चुके हैं आंकड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, एक बार फिर से कोरोना डराने के लिए आ चुका है। ऐसे में लगातार आंकड़ों की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम की अगर हम बात करें और कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो जो स्थिति दूसरी लहर के अंदर गुरुग्राम में देखने को मिल रही थी, उससे जो है हालत में जो है बहुत ज्यादा सुधार है। और अगर गुरुग्राम में कोरोना के आंकड़ों की ओर बात करें तो गुरुग्राम में बीते कई दिनों से जो है मामले बहुत कम है, मगर इन कम मामलों को लेकर भी जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग चिंतित है, क्योंकि जो कोरोना ही एक ऐसा वायरस है जो कि कम होने पर भी अचानक से बढ़ता चला जाता है, जिसके चलते जो स्थिति बहुत ज्यादा खराब। बिल्कुल मोहित, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ गीता हसीजा जी डॉक्टर जुड़ गई हैं। गीता जी बहुत बहुत स्वागत है। पुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हर खबर हरियाणा पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, दस्तक देना एक बार फिर से कोरोना ने शुरू कर दिया, तो ऐसे में चिंता नए वेरिएंट ने भी बढ़ा दी है, क्या कहेंगी? पुनीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है?
मोहित, आपका रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे थे कोरोना के नए आंकड़ों की, तो देखा जाए कि त्योहारों के सीजन में लोगों ने गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन नहीं किया और यही लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। मोहित जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अगर दिवाली की हम बात करें तो दिवाली के समय से ही जो बाजारों में है बहुत ज्यादा रौनक के साथ साथ जो भीड़ थी बढ़ गई थी, और ऐसे में जो पालन था कोविड के नियमों का वो नहीं किया गया था। इसके चलते हालांकि पहले के मुताबिक अगर बात करें तो आंकड़े कम है, मगर जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो ढील त्योहारों के सीजन में दी गई थी उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं फिर से जो है कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। हालांकि आंकड़े पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा कम बताए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, मगर एक मरीज का भी प्रतिदिन आना कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल मोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर एक मरीज भी मिला तो उससे कई सारे मरीज हो सकते हैं। लेकिन अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं मोहित, तो फरीदाबाद में 3 गुना हो चुके हैं आंकड़े। डरा देने वाली बात है ये। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा फरीदाबाद की हम बात करें, फरीदाबाद भी इंडस्ट्रियल हब है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है उनका पालन न होने की वजह से जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और फरीदाबाद के अंदर गुरुग्राम से सटा हुआ है, फरीदाबाद दिल्ली के साथ सटा है, तो जिस तरीके से लोग कामकाज के लिए गुरुग्राम आते हैं ऐसे ही फरीदाबाद भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो कारण है औद्योगिक क्षेत्र रहा होगा। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पुनीता जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर है। पुनीता जी, आपका हर खबर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, एक बार फिर से कोरोना डराने के लिए आ गया है, लेकिन यहाँ पर चिंता नए वेरिएंट ने भी बढ़ा दिया, क्या कहेंगी? हाँ, इसमें नया वेरिएंट जैसे साउथ अफ्रीका में आया है, बट अभी हमारे इंडिया में ऐसा कुछ इसके लिए कुछ ज्यादा वो नहीं है उसके बारे में भी जी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम लोगों ने जो थोड़ी सी सावधानियां हमने छोड़ दी, हमने मास्क पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी, तो वो चीजें थोड़ी हमें वापस लानी है। हमें कोविड को बिहेवियर को बिल्कुल अभी तक अपना के रखना है, क्योंकि हमें मालूम है कोविड अभी कम हुआ है बट गया नहीं है, हमारे कहीं से भी गया नहीं है। तो हमें कोविड के प्रति पूरा जागरूक करना है। आप अपने माध्यम से लोगों को समझाइए कि पूरी की पूरी सावधानियां बरतें और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि एकमात्र जो हमारा बचाव है वो वैक्सीनेशन है। अभी भी कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं, तो सबसे निवेदन आपके द्वारा हम करना चाहेंगे कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, सैनिटाइजेशन पे पूरा ध्यान दीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है। नए वेरिएंट के बारे में अभी WHO की तरफ से ऐसे कोई बहुत सिम्टम्स एंड साइंस की कोई बहुत ज्यादा भी उन्होंने हमें बताया नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी इनको 2-3 हफ्ते लगने वाले हैं सारे सिम्टम्स आने में, पता चलने में। तो वैसे अगर आपको कोई बुखार है, खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, आपको बहुत फैटीग मतलब थकावट महसूस हो रही है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, RT-PCR का टेस्ट करवाइए और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती है, और अपना इलाज खुद ना करें और अपनी सैचुरेशन पे बहुत ध्यान दें, ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि हमारे सब घरों में अब पल्स ऑक्सीमीटर है। बिल्कुल। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए फल, हरी सब्जियां और जितने भी हमारे नट्स हैं, साबुत अनाज हैं, वो सब खाएं ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बनाएं और अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करें, तो हम ये वायरस से लड़ सकते हैं। जी पुनीता लेकिन अभी बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर खबर हरियाणा पर अपनी बात रखने के लिए। तो डॉक्टर पुनीता हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने बताया कि सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मोहित, प्रशासन की तरफ से किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है, क्योंकि लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं? प्रशासन की तरफ से आपात बैठक जो है लगातार हर जिले में जो की जा रही है, और ऐसे में गुरुग्राम जिले के अंदर भी जो है कल आपात बैठक की गई थी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि हम इस चीज को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से बात करेंगे कि किस तरीके से जो है चालान की प्रक्रिया जो है बिना मास्क तहत घूमने वाले लोगों की बढ़ाई जा सके, और हर नाकों पर जिस तरीके से कोरोना के समय पर नाके लगाए गए तो उस तरीके से काम किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। आइए बात कर लेते हैं अगली खबर की। फरीदाबाद में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और प्रशासन गहरी नींद सोया हुआ है। दरअसल फरीदाबाद आगरा नहर में अक्सर लोगों के घरों का गंदा पानी और कंपनियों के केमिकल डाले जाते हैं, लेकिन प्रशासन इन चीजों से बेखबर है और शायद प्रशासन को इन सब चीजों के बारे में जानकारी है, लेकिन आंखों में पट्टी बांध करके बैठा हुआ है प्रशासन। आपको बताते चले, लगातार जब अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की जाती है तो अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें देखिए, आपको हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन अधिकारी
कोई सुध नहीं ले रहे हैं। वायु प्रदूषण से लोग लगातार परेशान हैं। तो आज के अखबार में हमने उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में बातचीत की है जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा होता है। फिलहाल आज के अखबार में बस इतना ही। नमस्कार।